हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हिंदी के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो हम हिंदी के टोटल आपके 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों को कवर करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। तो रौद्र रस किसका अस्थाई भाव है? तो याद रखिए क्रोध रस। क्रोध रस का जो अस्थाई भाव होता है वह रौद्र होता है। इसके अलावा अगर बात करें विस्मय रस किसका अस्थाई भाव है, तो आपका अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे शोक में बात करें तो यहाँ पे करुण रस इसका अस्थाई भाव है। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे भय में, तो भय रस में आपका भयानक यहाँ का अस्थाई भाव है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर लगती और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपसे रस पूछा गया इन पंक्तियों में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। बात करेंगे यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वह ऊधव से ब्रज को न बिसरने यानी न भुलाने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे आपका श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस में अगर पूछिए कौन सा अस्थाई भाव होता है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है स ख स ह कौन से व्यंजन है? तो याद रखिएगा यह स ख स ह यह चार आपके उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसमें आपकी गर्म वायु निकलती है। स ख स ह ऐसे बोलेंगे तो आपको गर्म वायु यहाँ पे उसमें व्यंजन इसीलिए इसे बोला गया है आपका उसमें संघर्षी व्यंजन। वहीं अगर बात करें प्रकंपित व्यंजन क्या है, तो र आपका प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपका स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, तो वर्ग स्पर्शी व्यंजन आपके क ख ग घ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भ। कैसे होगा दोस्तों? तो यहाँ पे अगर बात करें हम स्पर्श घोष, घोष क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका अघोष, ठीक है, एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। ठीक है, अघोष क्या होता है 1 2 और आपका घोष क्या होता है 3 4 5। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो है आपका भ किसने नंबर पर आता है, तो प फ ब भ चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर बात करें और ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, आपका प फ ब भ होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें महाप्राण क्या होता है, तो एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में क्या होता है आपका और महाप्राण में क्या होता है। ठीक है, याद रखिए अल्प प्राण होता है आपका 1 3 5 और महाप्राण होता है आपका 2 और 4। तो याद रखिएगा यह चौथे नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा यह आपका महाप्राण होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो याद रखिएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, च छ ज और झ। यह आपके 4 क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, तो ज दिख रहा है, तो ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज आपका क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सभी महाप्राण वर्णमाला वर्ग के हैं। सभी महाप्राण कौन से वर्णमाला के हैं? तो याद रखिएगा अभी हमने बताया कि एक होता है आपका क्या अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है महाप्राण। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, महाप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होता है आपका 1 3 5 होता है और महाप्राण होता है आपका 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 में कौन से आपके अक्षर दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका कौन से आपका यहाँ पे महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे होगा ख छ ठ। ठीक है, ख छ ठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन से आपके महाप्राण वर्णों वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बहन का सामान्य वचन है। तो बहन का सामान्य वचन सामान्य बहुवचन कौन सा होगा, तो बहन का हो जाएगा क्या, बहनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चा गया
ठीक है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो दोस्तों बच्चा गया यह क्या होगा आपका, तो बच्चा अभी मतलब बच्चा गया जो है वह आपका पूर्ण भूतकाल है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के यहाँ पे करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ और साथ ही यहाँ पे डेली क्विज करा जा रहा है, उसे आप लोग किया करिए। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो याद रखिएगा किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा ये आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इन सभी में लगा, भेद में अ लग गया और कथ में अ लग गया, चूक में अ लग गया, तो यह सभी आपका उपसर्ग लगा हुआ। लेकिन अनुज जो होता है, अनुज यानी अपने छोटे भाई को बोला जाता है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगा है, यही पूछा था ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं आपसे पूछा गया है प्रत्यय नहीं लगा है, किसमें नहीं लगा है, तो याद रखिएगा शेरनी, शेरनी में लगा है। ठीक है, शेर का हो गया, नी ई लगा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या लगा है, मोरनी में लगा है। इसके बाद आपका कुटनी में लगा, लेकिन आपका नौकरानी। ठीक है, नौकरानी में आपका क्या नी प्रत्यय नहीं लगा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा निम्न में से, जो निम्न शब्द है उसमें से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। किसमें आपका उपसर्ग लगा है, कौन सा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो उत है, उत आपका सही उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से संख्या शब्द है। तो दोस्तों निम्न में से जो संज्ञा है, संज्ञा वह शब्द है, किसका शब्द है, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश जो है यह आपका एक संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी का नाम, वस्तु व स्थान क्या होता है, संज्ञा होता है ना, तो यही आपका ऑप्शन क्या है, ए, ये आपका नाम भी हो सकता है, तो इसलिए आपका संज्ञा में आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के पीछे लग जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा आपका उन्नत में लगा है। ठीक है, आपका तन्मय में लगा हुआ है, प्रचुर में लगा है, लेकिन आपका जो अनार है, अनार आपका एक शब्द है, अनार में किसी प्रकार का प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से गुरु धन उपदेश में सही संधि का क्या होगा। ठीक है, तो गुरु धन उपदेश, तो गुरु धन उपदेश में क्या हो जाएगा आपका, गुरु उपदेश हो जाएगा या फिर गुरु उपदेश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुपदेश हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें गुरुपदेश, गुरु आ रहा है और फिर यहाँ पे आपका उपदेश आ रहा है। ठीक है, तो गुरु उपदेश दोनों में उ आ रहा है, इसमें आपका दीर्घ संधि होगा, याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, धातु के अंत में जोड़ जाने वाले प्रत्यय हैं। तो दोस्तों धातु के में अंत में जो जोड़े गए प्रत्यय हैं वह कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय होगा आपका धातु में, धातु के अंत में जो आपके जोड़े गए शब्द होंगे वह आपके प्रत्यय कौन से होंगे, आपका कृत प्रत्यय होगा, जो कि आपका करने वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब उपसर्ग किसमें है, इसमें से किस शब्द में ब उपसर्ग लगा है, यह आपने बताना है। आप सभी जानते हैं ब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग यानी आपका जो शब्द के पहले लगा होता है। तो याद रखिएगा क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दौलत होता है, दौलत के आगे ब लग गया, यहाँ पे ब उपसर्ग हो गया तो बदौलत हो गया, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बदबू में कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है, बदनाम में कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है, इसके अलावा बदहजमी में भी नहीं जुड़ा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं आप सभी जानते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पुरुषवाचक है दोस्तों, इसमें आपके
3 सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देशभक्ति में समास है। तो दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका देश के लिए भक्ति, ठीक है। देश के लिए भक्ति, तो यानी आपका यह हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास में कई आपके होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण के लिए, तो इसमें आपका यह तत्पुरुष समास है। राइट आंसर हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखावट में प्रत्यय है। तो दोस्तों लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा लिखावट में आपका आवट प्रत्यय हो जाएगा। आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द के जो पीछे लगा हुआ शब्द होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा आवट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोधन उत्सव, महोधन, ठीक है, सॉरी महाधन उत्सव हो गया यहाँ पे, महोत्सव है ना, तो महाधन उत्सव, उत्सव, ठीक है। यह आपका हो जाएगा क्या? महोत्सव। यहाँ पे अ और उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा महोत्सव, ठीक है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कामायनी के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा कामायनी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है यह कामायनी के आपके रचनाकार हैं। इसके अलावा इनके पास और भी इनकी रचनाएं हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें छायावादी युग यानी छायावादी युग के कवि बोला जाता है जयशंकर प्रसाद को। और तितली, कंकाल, यह सभी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा अगर बात करें महादेवी वर्मा के क्या कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और यहाँ पे सुमित्रानंद पंत की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका प्रकृति का सुकुमार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है यह आपके साखी, शबद, रामायणी, इन तीनों का मिला के बीजक रचना बना हुआ है। और यह रचना जो है यह आपका कबीर दास जी का है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर बात करें कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे काशी में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था मगहर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो मुदित मनोहर मानस देखा में पंक्ति में अलंकार है आपका अनुप्रास। जब किसी एक ही शब्द की आवृत्ति, किसी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित मनोहर मानस देखा, म की कई बार वर्णों की आवृत्ति की गई, यहाँ पे अनुप्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ऑप्शन सी द राइट आंसर, उत्साह होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से तद्भव है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा तद्भव है? आप सभी जानते हैं कि जो आपका संस्कृत से सीधा सीधा शब्द आया होता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो हिंदी वाला शब्द होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो इसमें से कौन सा तद्भव है याद रखना है। तो याद रखिए इसमें से एक ही इसमें तद्भव है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि इसका जो तत्सम होता है वह होता है ग्राम, और यहाँ पे आपका गांव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सभी आपकी क्या है? एक आपका क्या है? तो तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाहक। गाहक यहाँ पे जो है यह आपका तत्सम शब्द है, बाकी ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछना है, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है भी, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो समीर है ना, समीर आपका हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है। और बाकी नीर, सलील, अंबु या सभी आपके जल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा। तो जटिल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जटिल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जटिल का हो जाएगा आपका यहाँ पे सरल, ठीक है। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? वर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा वर्ड शब्द का अर्थ इसमें आपसे पूछा है नहीं होता है। कौन सा? 3 इसमें से होता है, एक नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही आपको बताना है। तो वर्ड शब्द का जो
होता है यह आपका सुंदर नहीं होता है। वर्ण माने वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, वर्ण का आपका रंग होता है, वर्ण यानी जाति भी होती है, लेकिन सुंदर नहीं होती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो तो वह दुष्कर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अली अली का जो सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वह है आपका भौरा और सखी। एक अली से हो जाएगा भौरा, दूसरे अली से हो जाएगा सखी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अपमान में उपसर्ग है। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है। मान होता है उसमें आपका अप जुड़ गया तो आपका अपमान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो याद रखिएगा बिहारी हिंदी में कौन सी शब्द नहीं आती है। तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो बिहारी हिंदी है, ठीक है, बिहारी हिंदी में आपके बिहारी हिंदी में कौन कौन से आपकी भाषा बोली जाती है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है बिहारी में, मैथिली बोली जाती है और मगही बोली जाती है, लेकिन आपका बघेली नहीं बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका नहीं राइट आंसर हो जाएगा। बघेली भाषा नहीं बोली जाती है दोस्तों, तो बघेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तीनों आपके क्या है? बिहारी हिंदी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व हिंदी सचिवालय ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष आपका कार्यारंभ किया था, यानी प्रारंभ किया था, कार्य करना शुरू किया था विश्व हिंदी सचिवालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 से जो विश्व हिंदी सचिवालय उसने अपना कार्य करना शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहे थे वह कौन के कहे थे? तो जॉर्ज गिब्सन द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ध ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो ध आप सभी जानते हैं कि क ख ग घ क्या होता है? आपका कंठ होता है। फिर ठीक है, च छ ज झ क्या होता है? आपका तालु होता है। इसके अलावा आपका अगर बात करें हम ट ठ ड ढ क्या होता है? आपका मूर्धन्य होता है। और त थ द ध न यह आपका दंत होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। त थ द ध क्या होता है? आपका दंत होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से निषिद्ध शब्द का विलोम चुनिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्प दिए गए आपको, उसमें से निषिद्ध शब्द का विलोम चुनना है। तो निषिद्ध शब्द का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विहित। निषिद्ध शब्द का विलोम आपका विहित हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है? तो याद रखिएगा तत्सम जो शब्द नहीं है वही आपको बताना है, बाकी सभी तत्सम है। एक आपका तद्भव होगा वही बताना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन। तो इसमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें चैत जो है यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, घात लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घात लगाने का मतलब क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मौके की तलाश में रहना। यही आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। जो विलोम होता है वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अंत और अनंत यह भी आपका विलोम है। धर्म धर्म यह भी आपका विलोम है। लेकिन जो पल और पल है ये दो शब्द एक ही बार चुना गया है। तो दोस्तों पल और पल जो होता है यह आपका अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? आप सभी जानते हैं संज्ञा आपके कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक, भाववाचक, इसके अलावा आपका कई मतलब आपका 6 होता है आपका वाचक। अगर बात करें हम यहाँ पे कि जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो होता है कर्मचारी। कर्मचारी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। यह एक जात के द्वारा आपके कर्मचारी क्या होते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जात का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो आपका किसी भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी द्रव्य का
आपका बोध कराती है, उसे परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यह सभी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि मराठी जो है यह आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा आपका हिंदी देवनागरी लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन आपका यह पंजाबी जो है, पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मराठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। तो इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की रचना कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा रेणुका जी है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नहीं है, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें हम रेणुका झील कहाँ पे है, तो रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में, यह भी आपको लगे हाथ याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है। तो महादेवी वर्मा द्वारा कौन सा रचित नहीं है। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुल महादेवी वर्मा ने नहीं रचा। बाकी इसके अलावा आपका यामा और गुल्लू और अतीत के चलचित्र ने इन्होंने लिखा है। यामा की बात करें, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यामा में 3 रचनाओं का संग्रह है, निहार, निर्जा, और यह सभी रचनाएं आपकी यामा में संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बहुधा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो बहुधा का जो विलोम शब्द होता है वह होता है आपका क्या, यदा एकदा। ठीक है, यदा एकदा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा विकल्प प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द है। प्रगल्भ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रगल्भ का जो पर्यायवाची शब्द है वह है आपका दंभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। तो उद्योग का जो अनेकार्थी शब्द है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा। तो इनमें से हो जाएगा आपका कारखाना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। उद्योग यानी फिर उसका अनेकार्थी शब्द है कारखाना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह होगा, कौन सा होगा। तो दोस्तों जो क्षण भर आपका होता है, क्षण भर ठहराव के लिए आपके प्रयुक्त किया जाता है चिन्ह, वह होता है आपका अल्प विराम होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ज्ञानवती का ज्ञानवान हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी से रिलेटेड आपके कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 38 क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा यह सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं और इस बार इस 60,000 वैकेंसी में आपको सिलेक्शन पक्का करना है। इसी जोश और जज्बे के साथ आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। आप थोड़ा भी अपनी पढ़ाई में, अपने प्रिपरेशन में थोड़ा भी ढिलाई मत करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और यह आपके 6 साल बाद यह आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो इसके लिए काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट के साथ मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो चंद्रमा के समान मुख वाला जो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वह क्या होगा, आपका चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख आपका चंद्रमा के समान मुख वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर बात करें आपके लोहे के समान जो पुरुष होता है उसे लौह पुरुष कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं। तो इसे औरस कहते हैं, याद रखिएगा। विवाहित आपके पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पसीना पसीना मुहावरे का अर्थ हो जाता है आपका मतलब शर्मिंदा होना, या फिर आप कहिए पानी पानी होना, या फिर कहिए पसीना पसीना होना। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑप्शन सी शर्मिंदा होने का अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर वही बात करें कि पसीना छूटना क्या हो जाता है, पसीना छूटना हो जाता है भयभीत होना। ठीक है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होता क्या, ऑप्शन ए होता। तब ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो रश्मि जो होता है वह किरण का होता है। ठीक है, किरण का होता है आपका रश्मि पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा लिखा गया है, यह आपने चुनना है। रमेश और सोहन 2 मित्र हैं। क्या आप कक्षा कार्य कर चुके हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, या फिर छात्र
कक्षा में शांत रहें। यह कौन सा इसमें से शब्द आपका एक सही आपका शुद्ध वाक्य बना रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? क्या आप कक्षा में कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नलिन किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों नलिन किसका पर्यायवाची होगा? तो इसमें आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा नलिन जो है वह आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो याद रखिएगा, जो इनमें से सूरज है, पानी है, सोना, यह सभी जितने भी मटेरियल होते हैं वह एक वचन होते हैं। जितने भी आपके महीने होते हैं वह भी एक वचन होते हैं। यहाँ पे पानी भी एक वचन है, सूरज भी एक वचन है। ठीक है, लेकिन ओठ जो होते हैं वह आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, तो यहाँ पे आपको बताया गया है नदी की। यहाँ पे संसार में जितनी नदियाँ हैं सारी नदियों की बात की गई, मतलब प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। अगर वो स्पेशली गंगा या यमुना की बात करती तब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर बात करें वही भाववाचक संज्ञा का, जहाँ पे जैसे कि किसी का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, वहाँ पे आपका भाववाचक, जिससे कहाँ भी आपका द्रव्य या मापने तौलने की माप आती है वहाँ पे आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की बात की जाए वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इस काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इस काम से दोहरा लाभ प्राप्त करने का मुहावरे का जो अर्थ है वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एक ढके से दो चिड़िया मारना, यानी फिर एक तीर से दो निशाना लगाना। यह सभी आपका अर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द कैसे पता चलता है? जिसमें किसी हमें मादा या स्त्री का बोध कराती है वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, और जब किसी शब्द में आपका पुल्लिंग शब्द या पुरुष शब्द का बोध कराती तो वहाँ पे आपका पुल्लिंग होता है। तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा कृषि की जाती है। कृषि की जाती है तो कृषि यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, श्रम किया जाता है, कष्ट हो जाता है और कार्य किया जाता है। तो की जाती है किसमें आ रही है? आपकी कृषि की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि आँख शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आँख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लोचन। आँख का समानार्थी शब्द होता है लोचन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सही वर्तनी शब्द वाले का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा एक शब्द सही ढंग से लिखा गया है? वहाँ पे आपको एक सही वर्तनी का शब्द का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका जो पहला लिखा गया है रूढ़िवादी, यह आपका सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कर्मयोगी में कौन सा समास है? तो कर्मयोगी कर्म से योगी। ठीक है, कर्म से योगी। तो कर्मयोगी में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा आपका क्या? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तर का क्या होता है विलोम? दक्षिण। तो उस प्रकार उत्तरायण का जो विलोम हो जाएगा वह दक्षिणायन हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो जो कबूतर है दोस्तों यह आपके फारसी भाषा का शब्द है। जैसे आपका मुहावरा क्या हो जाता है? आपके अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। और लोटा, गिलास, ये सब क्या हो जाता है? आपका लोटा और यह सभी आपके क्या होता है? देशज भाषा का शब्द हो जाता है। जैसे कि आपको देसी जो कि देशज जो आपके देश में जन्मा हुआ भाषा होगा। ठीक है, अगर बात करें अंग्रेजी तो अंग्रेजी में हो जाती है आपकी क्या? यहाँ अंग्रेजी भाषा जो कि आपके अंग्रेजी द्वारा हो जाती है, जैसे आपकी कोर्ट। ठीक है, यह सभी आपका क्या हो जाता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है, याद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो शहद लगाकर चाटने का जो अर्थ है वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो बेकार की वस्तु संभाल कर रखना, यही पे हो जाएगा आपका शहद लगाकर चाटना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों महाजन, महान है जो जन। ठीक है, महान है जो जन, महाजन। आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर बात करें कैसे होगा तो पहला पद और जो पहला पद होता है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष। तो एक पद उपमान तथा
दूसरा पद उपमेय होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो महान है, जो जन मतलब जन के लिए जो महान है वह आपका कर्मधारय समास के साथ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनया का पर्यायवाची है। तो दोस्तों तनया का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो पुत्री। तनया माने क्या होती है, पुत्री, याद हो जाएगा आपका, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आत्मज दिया गया ना, अगर यहाँ पे आत्मजा होता तब तो पुत्री होती, नहीं तो यहाँ पे आत्मज दिया है इसलिए यहाँ पे पुत्री नहीं हुआ, आपका तनया आपका हो जाएगा पुत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से मृगनयन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों मृगनयन में जो समास है वह है आपका कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा समास, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मृग के समान नयन यानी मृग रूपी नयन किसके हैं, तो याद रखिएगा यह आपके कर्मधारय समास के साथ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनगढ़ंत इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राजपुत्र में समास है। तो राजपुत्र में जो समास है वह कौन सा है, राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो याद रखिएगा यही ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह आपके अल्प विराम का चिन्ह है, और यह आपके पूर्ण विराम का चिन्ह है, और यह आपके संबोधन का चिन्ह है, और यह आपके प्रश्नवाचक का चिन्ह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लोकोक्ति का सही अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, लोकोक्ति यानी जो लोगों द्वारा कही जाती है उक्ति। ठीक है, लोगों द्वारा कही जाने वाली उक्ति, बोली जाने वाली उक्ति, जैसे दूर का ढोल सुहावना लगता है, उसी प्रकार आपका काला अक्षर भैंस बराबर इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर पढ़ा लिखा न होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। तो जल का पर्यायवाची आपका समीर नहीं है, बाकी ये तीनों आपके जल के पर्यायवाची हैं, सलील, अंबु, नीर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला यहाँ पे क्या होगा, आत्मघाती। ठीक है, आत्मघाती यहाँ पे अपनी हत्या करने वाली, सब यानी दूसरों की हत्या करने वाले, सभी का हत्या करने वाला सर्वगाही, मित्र अपने मतलब मित्र की हत्या करने वाला मित्रगाही घाती हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से अंतः व्यंजन है। तो दोस्तों अंतः व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वह आपके चार होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, यह आपके चार अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिएगा। य, र, ल, व, इसमें से अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो ल इसमें दिया है, तो ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो दोस्तों सदा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है, तो दर्शन का जो आपका शब्द है सदा बहुवचन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्वनाम यह है। ठीक है, यह, वह, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यह आपका सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। तो जुआरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आरी लगा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जू होता है उसमें आरी लगा देंगे, जुआरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या और व्यक्त करता है, दूसरा आपका विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं। तो क्या उनसे शब्द कहलाएंगे, द्विगु कहलाएंगे। द्विगु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला आपका संख्यावाची, दूसरा विशेषण बताता है। ठीक है, जैसे दशानन मतलब 10 मुखों वाला, वो तो हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। जैसे आपका चौराहा, पंचवटी, यह सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका नीम हकीम खतरे ए जान का सही अर्थ है। तो नीम हकीम खतरे ए जान का जो सही अर्थ है वह हो जाएगा आपका क्या, अल्प विद्या भयंकर होती है, जो जिसके पास आपका अल्प विद्या होती है, कम विद्या होती है, उसका भाई भयंकर होता है, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। तो फूल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जाने जाते हैं आपके कौन,
राजकमल चौधरी को जाना जाता है आपका फूल बाबू के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द लिखा है वो कौन सा लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विमासिक। ठीक है, द्विमासिक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 प्रथम और तृतीय चरण में आपका 11 मात्राएं होती है, और चतुर्थ और मतलब द्वितीय और चतुर्थ में आपके क्या होती है? मात्राएं होती है 13, वह कौन सा छंद होता है? तो यह आपका सोरठा होता है, याद रखिएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में क्या होता है? दोहा आपका अर्धमात्रिक शब्द है, और इसमें क्या होता है? 11 13 11 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे दोहा में क्या होता है? दोहा में आपका होता है 13 11 13 11, और इसमें क्या होता है? आपका 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में आपका 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं, और लेकिन दोहा में आपका 13 11 13 11 होती है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो संपादित पत्र है उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह किस नाम से पत्रिका निकालते हैं गणेश शंकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वह निकालते हैं आपका बाल बोधनी हरि हिंदी प्रदीप के नाम से आपका गणेश शंकर विद्यार्थी जी का संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे थल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, किसकी पंक्ति है? तो याद रखिएगा यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो अगला क्वेश्चन आपका है, नीरस शब्द में संधि है। तो नीरस शब्द में कौन सा संधि है? यहाँ पे आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निहधन रस, निहधन रस, नीरस हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास किसमें है दोस्तों? ये आपको ये सही बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वेक्षण में आपका क्या है? यहाँ पे कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्ति में छंद है कौन सा? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा छंद है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका है कौन सा? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा 1 मात्रा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, और यहाँ पे 2 हो जाता है, फिर यहाँ पे 1 हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको गिनना होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? इसमें सोरठा हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोरठा कैसे हो जाएगा दोस्तों? सोरठा आपका दोहा का उल्टा होता है। और आपको बता दें सोरठा में आपका क्या होता है? 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं, और दोहा में आपका 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं। सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रेम पचीसी से कहानी संग्रह में रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी के जो कहानी संग्रह के रचनाकार हैं वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? इन्हें आपका उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उपन्यासों का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बचपन का नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव इनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांधो नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव, बंधु किसकी पंक्तियां है? तो यह किसकी पंक्तियां? या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राहु संकृतायन को किस रचना के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा यह किस पुस्तक के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहु संकृतायन को 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर बात करें हम, राहुल संकृतायन ने हिंदी शब्द का जो प्रथम कवि माना है वह किसको माना है हिंदी खड़ी बोली का? तो वह सरहप्पा को माना है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे आप संयोजक जो चिन्ह होता है ऐसे डैश वाला, उसे आपका सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है। तो
सिक चिन्ह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोष्ठ क्या होता है आपका ब्रैकेट वाला कोष्ठ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन कौन सा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से जो एक वचन शब्द है वह कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शन नहीं होगा, यहाँ पे दर्शन हमेशा बहुवचन शब्द में होता है। एक वचन हो जाएगा आपका होश। होश आपका क्या हो जाता है आपका एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे बस से स्कूल जाते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे जो हो रहे हैं वह बस से स्कूल जा रहे हैं, इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक होगा। बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं मतलब वो साधन बता रहा है, बच्चे जो रहे हैं वह स्कूल से बस से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अलग नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करण कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए आपका मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से विदेशज शब्द का चयन करें। तो विदेशज शब्द का चयन कौन सा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नशा। नशा जो है यह विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा है। तो तद्भव शब्द है आपका पोथी। ठीक है, पोथी यहाँ पे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्थली। ठीक है, स्थली यहाँ पे क्या हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो यहाँ पे बता दें आपको यह आदिकाल में लिखा गया पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, आदिकाल में लिखा गया है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे हिंदी के 100 क्वेश्चन कवर कराए और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है वह मिलेगा आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, आपको बहुत बखूबी याद हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।